स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं पुष्प का नर जननांग, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग, देखिए एंड्रोसियम शब्द एंडर से बना है। एंडर एंडर माने होता है मेल। एंडर माने क्या होता है? मेल या नर। गाइन माने क्या होता है? गाइन गाइन माने होता है फीमेल या मादा। तो यहाँ हम एंड्रोसियम पढ़ रहे हैं, तो एंडर माने होता है मेल, यानी एंडर से ही बना है एंड्रोसियम, जो कि नर जननांग को इंगित करता है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये इंगित करता है। किसके? फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। अब देखिए एंड्रोसियम कई सारे पुंकेसर के मिलने से बनता है। इन सबको एक साथ कहते हैं एंड्रोसियम या पुमंग। एक को क्या कहते हैं? स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो एंड्रोसियम की इकाई क्या होता है? स्टेमेन स्टेमेन होता है या पुंकेसर होता है। अब पुंकेसर को यदि हम देखें तो पुंकेसर में ऊपर की ओर ये ऐसे ये धागेनुमा संरचना होती है। इसको पुंतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुंतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ये एक घुंडीनुमा संरचना या बक्सीनुमा संरचना एक होती है ऊपर की ओर। इस पुंतंतु के ऊपर इसको पराग कोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। अब इस एंथर में दो पाली होती है। एंथर में कितने पाली होते हैं? ये पाली इसको कहते हैं। परागकोश की पालियां हैं। एंथर लोब है। परागकोश की पालियां हैं। यह एंथर लोब है। ठीक। तो एक परागकोश की पालियां या एंथर लोब्स कितने होते हैं? दो। एक और एक दो, जो दोनों बीच में एक पतली सी संरचना द्वारा आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बनाया है ये बीच वाला, ये काला हम जो कर दिए, आपस में चिपके होते हैं। इसको कहते हैं योजी या कनेक्टिव। अब एक पाली में दो पाली है, एक इधर एक इधर, दो पाली। दोनों पाली में फिर दो दो खाने होते हैं। इनको चैम्बर कहते हैं या प्रकोष्ठ। ठीक है, तो दो चैम्बर इसमें और दो चैम्बर इसमें। इस तरह से एक परागकोश में कितने चैम्बर होते हैं? कितने प्रकोष्ठ? तो चार प्रकोष्ठ होते हैं। फोर चैम्बर्ड होता है। ठीक है। अब ऐसा परागकोश जिसमें दो पाली हो, और जब दो पाली होगा तो चार प्रकोष्ठ होंगे। ऐसे परागकोश को कहते हैं डाइथिकस, द्विकोष्ठीय, डाइथिकस या द्विकोष्ठीय। साधारणतः देखा ये जाता है कि मैक्सिमम जो प्लांट में लगने वाले फ्लावर होते हैं और उसमें जो स्टेमेन लगता है, उस स्टेमेन में एंथर हमेशा द्विकोष्ठी ही होता है। लेकिन अपवाद तो होता ही है। तो अपवाद इसका है फैमिली मालवेसी का सदस्य। उसमें जो एंथर होते हैं वो ऐसे नाव लाइक होते हैं, घुंडी नुमा संरचना बनाते हैं। उसमें एक ही पाली होता है, एक ही एंथर लोब होता है, और इसमें चैम्बर की संख्या दो होती है। तो इसको कहते हैं मोनोथिकस। ये फैमिली मालवेसी में पाया जाता है। फैमिली मालवेसी।
गुड़हल का परिवार है, गुड़हल का ये परिवार है, फैमिली मालवेसी गुड़हल वाला परिवार, जिसमें भिंडी, गुड़हल, काटन ये सब पाया जाता है। चाइना रोज कहते हैं उसको। तो उसमें जो एंथर पाया जाता है मोनोथिकस होता है। जब मोनोथिकस होगा तो उसमें एंथर में पाली की संख्या 1 होगी और उसमें चैम्बर कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलिए और सारी चीजें हैं उसको हम जान लेते हैं। अब देखिए, पुंकेसरों का संलाग या कोहेशन ऑफ द स्टेमेंस। पुंकेसर का संलाग या कोहेशन ऑफ द स्टेमेन, ये पढ़ना है। अब देखिए, सरसों में अब देखेंगे पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। 2 छोटे छोटे होते हैं, 2 छोटे छोटे बाहर की ओर होते हैं और 4 बड़े बड़े होते हैं। 2 छोटे छोटे और 4 बड़े बड़े, छोटे छोटे बाहर की ओर और बड़े बड़े अंदर की ओर होते हैं, यानी 4+2 का कंडीशन होता है। यहाँ पे 4+2 का कंडीशन होता है। ये किसमें होता है? सरसों में। और सरसों किस फैमिली का है? तो क्रूसीफेरी का है। क्रूसीफेरी का ये सदस्य है, क्रूसीफेरी का सदस्य है। तो क्रूसीफेरी में सरसों पाया जाता है और इसमें जो स्टेमन होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। 2 छोटे छोटे होते हैं जो बाहर की ओर होते हैं, 4 बड़े बड़े होते हैं जो अंदर की ओर होते हैं, यानी 4+2 का कंडीशन देखने को मिलता है। 4 बड़े 2 छोटे, तो इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राडायनमस। टेट्राडायनमस, डायनमस शब्द जिसके साथ जुड़ जाएगा उतने बड़े हो जाएंगे। तो डायनमस शब्द जुड़ा है टेट्रा के साथ, टेट्रा माने 4, तो 4 बड़े हो जाएंगे। संख्या कुल होती है 6, तो 4 बड़े हो गए तो 2 छोटे हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए, ये इसको उदाहरण के रूप में लेने का मेरा उद्देश्य ये था, इसमें कई विशेष कंडीशन पाए जाते हैं। ये जितने स्टेमेन होते, इनके एंथर और फिलामेंट ये सब अलग अलग होते हैं, माने किसी से जुड़ा नहीं होता है, सब फ्री होते हैं, सब स्वतंत्र होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के स्टेमेन के कंडीशन को कहते हैं पॉलीएंड्रस या एपोएंड्रस। ठीक है, तो एपोएंड्रस कंडीशन क्या कहेंगे या पॉलीएंड्रस? पॉलीएंड्रस कंडीशन में ये देखेंगे, ये बताएंगे कि स्टेमेन सब फ्री होते हैं। स्टेमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। न तो उनका फिलामेंट जुड़ा होता है और न ही उनका एंथर जुड़ा होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो स्टेमेन की इस कंडीशन को पॉलीएंड्रस या एपोएंड्रस कंडीशन कहते हैं। अच्छा, मोनोडेल्फस कंडीशन में आप गुड़हल में देखेंगे, गुड़हल में जितने स्टेमेन होते हैं सब जुड़ करके एक ट्यूब की तरह की संरचना बना देते हैं, एक ट्यूब लाइक संरचना बना लेंगे। ये ऐसे ट्यूब की तरह का संरचना बना लेंगे। ये ऊपर जाकर के स्टिग्मा 5 भागों में बट जाता है, 3, 4 और 1, 5। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे ऐसे स्टेमेन लगे होते हैं। स्टेमेन के जितने फिलामेंट होते हैं सब जुड़ करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये ट्यूब फूल से बाहर ऐसे लटका रहता है, निकला रहता है। ठीक है ना, तो सब स्टेमेन मिलकर के एक ग्रुप में हो जाते हैं और सबके फिलामेंट, सबके पुंतंत्र मिलकर के एक नलीनुमा संरचना बना करके उससे बाहर निकला होता है। इस कंडीशन को कहते हैं मोनोडेल्फस या एक संघी। ये पाया जाता है चाइना रोज में, चाइना रोज या गुड़हल में। गुड़हल, इसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी कहते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेमेन का कंडीशन होता है वो एक संघीय होता है या मोनोडेल्फस होता है। ठीक, तो ये 2 चीजें हो गई मोनोडेल्फस। अब डाइडेल्फस में द्विसंघीय इसको कहते हैं। आप मटर में देखेंगे, मटर में जो होता है
यहाँ पे 9, 3 4 5 6 7 8, ये 9 स्टेमन लगे होते हैं आपस में, ये 9 स्टेमन एक अलग होता है। तो 9 आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब हुआ ये जुड़े हैं। एक क्या होता है, फ्री होता है, अकेले अलग होता है। यानी यहाँ पे स्टेमन 2 बंडल में, 2 ग्रुप में है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइडेल्फस या द्विसंघी, और ऐसा पाया जाता है पी में या पाइसम सेटाइवम में, पाइसम सेटाइवम में। ठीक है, मटर में पाया जाता है, द्विसंघीय होता है ये, क्लियर, द्विसंघीय होता है इसमें। अच्छा, सिनजेनेसियस में क्या होता है? सिनजेनेसियस में आप देखेंगे ये जितने स्टेमन होते उनके एंथर आपस में जुड़े होते हैं, एंथर आपस में जुड़े होते हैं, और एंथर आपस में जुड़े होते हैं और उनके फिलामेंट फ्री होते हैं। एंथर आपस में जुड़े होते हैं और फिलामेंट आपस में फ्री होते हैं। ऐसा कंडीशन पाया जाता है फैमिली कंपोजिटी में, कंपोजिटी, इसको एस्टरेसी भी कहते हैं, एस्टरेसी। तो फैमिली कंपोजिटी या एस्टरेसी के जो भी सदस्य होते हैं उनमें एंथर कैसे होता है, आपस में जुड़ा होता है, और उनका फिलामेंट, स्टेमन का एंथर आपस में फ्यूज्ड होता है। फ्यूज्ड माने जुड़ा होता है, संलयित होता है, जुड़ा होता है, और फिलामेंट या पुंतंतु अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनजेनेसियस। हाँ, एक छूट रहा था, एक पॉलीडेल्फस, बहुसंघीय। बहुसंघीय में क्या होता है, ऐसा कंडीशन, ये सिनजेनेसियस कंडीशन पाया जाता है एस्टरेसी या फैमिली कंपोजिटी में। ये पॉलीएंड्रस कंडीशन छूट रहा था। पॉलीएंड्रस में जो स्टेमन होते हैं ये हिंदी में कहते हैं बहुसंघीय, कई ग्रुप में बढ़ जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये मान लीजिए तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सब स्टेमन अलग अलग बंडल बना लेते हैं, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे पॉलीएंड्रस या बहुसंघीय। ऐसा आप अक्सर नींबू में देखेंगे, या सेमल एक प्लांट होता है, उसके फ्लावर में आप देखेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन। ये पॉलीएंड्रस कंडीशन या बहुसंघीय स्थिति देखने को मिलती है। साइनेंड्रस कंडीशन में क्या होता है, तो साइनेंड्रस कंडीशन में ये स्टेमन के जितने एंथर होते हैं सब आपस में जुड़े होते हैं, और फिलामेंट भी आपस में जुड़ करके इस तरह की संरचना को बनाता है। ठीक है, ऐसा कोहड़े में आप देखेंगे, कुकुरबिटा मैक्सिमा में, कुम्हड़ा में, या कुकुरबिटा मैक्सिमा में इस तरह का कंडीशन होता है। स्टेमन के फिलामेंट और एंथर, परागकोश और पुंतंतु आपस में जुड़ करके जुड़े होते हैं। तो इस तरह की स्थिति को सिलेंड्रस या संयुक्त पुंकेसरी कहते हैं, जो फैमिली कुकुरबिटेसी में मिलता है। कुकुरबिटेसी फैमिली कुकुरबिटेसी में मिलता है, और उसके बहुत सारे सदस्य हैं, उसमें से एक कुम्हड़ा है या कुकुरबिटा मैक्सिमा, जिसमें ये स्थिति देखने को मिलता है। ठीक, तो सिलेंड्रस कंडीशन हो गया। अब देखेंगे पुंकेसरों का अभिलाग या एडेशन ऑफ स्टेमन। ठीक है, एडेशन ऑफ स्टेमन या पुंकेसरों का अभिलाग। अब देखिए, कभी कभी आप देखिएगा ये धतूरे का जो फूल होता है उसको ऐसे तोड़िएगा, ऊपर का जो पीला वाला पाइप नुमा पेटल होता है, तो उसको जब तोड़ेंगे ना तो ये अंदर की ओर इसमें स्टेमन का कुछ फिलामेंट का, ये स्टेमन के पुंतंतु का कुछ भाग इसी पेटल से चिपका होता है।
तो इस स्थिति में जब स्टेमन के फिलामेंट पेटल से चिपके हों तो इस स्टेमन के इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस या दल लग्न स्थिति कहते हैं। और ये मिलता है धतूरे में। अब देखिएगा धतूरा में बहुत सारा एपीपेटलस कंडीशन बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स में मिलता है, वो हम आगे पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब एपीफाइलस या एपीटेपलस देखिए, पैदल लग्न, जब सेपल पेटल आपस में पहचान में ना है या सेपल पेटल न होकर के कुछ अलग ही प्रकार का एक संरचना दिख रहा है, जिसको ये बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है कि इसको सेपल कहें कि पेटल। When sepal and petal are not identified separately, then the structure is called as tepal. जब सेपल पेटल को अलग अलग पहचान पाना संभव न हो तो ऐसे संरचना को परिदल पुंज कहते हैं या टेपल कहते हैं। ठीक, परिदल पुंज, और इसकी इकाई को टेपल कहते हैं। ठीक है, तो जब यदि टेपल से ये मान लीजिए टेपल है, इससे जब स्टेमन जुड़ा रहेगा तब इस कंडीशन को कहेंगे। परिदल से जब स्टेमन जुड़ा रहेगा तो इसको परिदल लग्न या एपीटेपलस या एपीफाइलस कंडीशन कहेंगे। ठीक, अब कभी कभी ये होता है कि जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम से स्टेमन या तो अपने एंथर द्वारा या अपने फिलामेंट द्वारा या तो एंथर से या फिलामेंट से या पूरी संरचना से ही जुड़ जाता है। तो इस स्थिति को कहते हैं गाइनेंड्रस, और ये मिलता है मदार में या कैलोट्रोपिस में ये स्थिति गाइनेंड्रस स्थिति देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, गाइनोसियम से एंड्रोसियम का या तो एंथर या फिलामेंट या पूरा जुड़ जाते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन। इतनी बातें हो गई। अब देखिए लेंथ ऑफ द स्टेमन, पुंकेसरों की लंबाई। अब पुंकेसर की लंबाई के हिसाब से पुंकेसरों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे डाइडाइनमस या द्विदीर्घी। डाइडाइनमस में क्या होता है कि पुंकेसरों की संख्या 4 होती है और 2 छोटे होते हैं, 2 छोटे हो गए, मान लीजिए 2 बड़े 2 छोटे, तो नंबर ऑफ स्टेमन कितना होता है, 4, जिसमें से 2 छोटे और 2 बड़े होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं द्विदीर्घी या डाइडाइनमस। और ये तुलसी में मिलता है, तुलसी या ऑसीमम सैंक्टम में, जो कि फैमिली लेविएटी का सदस्य है। यानी फैमिली लेविएटी में 2+2 यानी डाइडाइनमस कंडीशन या द्विदीर्घी स्थिति देखने को मिलता है। ठीक, अब टेट्राडाइनस चतुर्दीर्घी कहते हैं। इसमें पुंकेसरों की संख्या 6 होती है, पुंकेसरों की संख्या 6, जिसमें से 4 क्या होते हैं, बड़े होते हैं, 4 क्या होते हैं, बड़े, और 2 छोटे होते हैं। ऐसा सरसों में देखने को मिलता है, 2 छोटे होते हैं, दोनों बाहर की ओर होते हैं, और 4 बड़े होते हैं, ये चारों अंदर की ओर होते हैं। यानी 4+2 का कंडीशन होता है, 4 बड़े होते हैं, 2 छोटे। तो डायनमस शब्द जिसके साथ जुड़ जाएगा उतने बड़े हो जाएंगे। तो टेट्रा के साथ डायनमस जुड़ा है, 4 बड़े हो जाएंगे। अच्छा, होती है संख्या 6, तो जब 4 बड़े तो 2 छोटे हो जाएंगे, यानी 4+2 का कंडीशन पाया जाता है। ये स्थिति देखने को मिलता है सरसों में। ठीक है, मस्टर्ड, और ये मेंबर है फैमिली क्रूसीफेरी, ये फैमिली क्रूसीफेरी
का सदस्य है। फैमिली क्रूसीफेर में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, आब्डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन में ये पेटल की संख्या मान लीजिए 5 है, 3, 4 और ये 5। तो आब्डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन में स्टेमेन की संख्या होती है 10। स्टेमेन की संख्या कितनी होती है? 10, जो 5-5 करके 2 लाइनों में सजे होते हैं, 2 रो में सजे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्टेमेन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3, 1 2 3 4 और ये 5। ये पेटल हो गया, ये सेपल हो गया, मान लेते हैं ये सेपल है, ये सेपल हो गया, ये सेपल हो गया। ठीक, तो ये हो गए आपके पेटल, ये पेटल हो गया। ये हो गया, ये बाहर बाहर हो गए सेपल। ये सब क्या है? सेपल है। ये क्या है? पेटल है, पेटल है। तो स्टेमेन पाए जाते हैं 10। आउटर जो चक्र होता है, आउटर वाला या बाहर जो स्टेमेन का लाइन होता है, वो अपोजिट होता है पेटल के। अपोजिट होता है मतलब ऐसे रहेगा, ये जो स्थिति है बीच में है, तो इस तरह से की स्थिति में जब स्टेमेन रहेगा तो इसको अपोजिट कहेंगे। तो आउटर रो में सजे हुए स्टेमेन पेटल के अपोजिट होते हैं, और इनर रो मान लीजिए ऐसे है, इनर रो ऐसे है। ठीक है, ये देखिए इनर रो ये है, इसको काला काला कर देते हैं। ये आउटर रो के, आउटर या बाहर वाले जो लाइन में सजे हुए स्टेमेंस हैं, वो अपोजिट है किसके? पेटल के। यानी आउटर पेटल के और इनर सेपल के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं आब्डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन। एक बार और समझिए, आब्डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन में स्टेमेन की संख्या 10 होती है, जो 2 रो में या 2 लाइनों में सजे होते हैं। अंदर की, बाहर की लाइन पेटल के अपोजिट होता है। अपोजिट जब कहेंगे तो उसको बीच में रखेंगे, ऐसे पेटल के बीच में, तो कहेंगे उसको पेटल के अपोजिट है। और अंदर वाले ये सेपल के अपोजिट होते हैं। ठीक है, 2 लाइन में सजे होते हैं, 5-5 प्रत्येक लाइन में होते हैं। बाहर वाले सेपल के अपोजिट होते हैं, सॉरी पेटल के, अंदर वाले सेपल के, बाहर वाले पेटल के, अंदर वाले सेपल के अपोजिट होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं आब्डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन। अब इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या होगा? तो आउटर वाले जो होते हैं वो सेपल के अपोजिट होते हैं, आउटर वाले सेपल के अपोजिट, और इनर वाले पेटल के अपोजिट होते हैं। इसी के उल्टा आउटर वाले सेपल के अपोजिट, इनर वाले किसके अपोजिट? पेटल के अपोजिट। तो इस कंडीशन को डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन कहते हैं। ठीक, ऐसा फैमिली रूटेसी में देखने को मिलता है। आब्डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन फैमिली रूटेसी में या नींबू में देखने को मिलता है, नींबू में। अच्छा, पराग कोष पालियों की संख्या या नंबर ऑफ एंथर लोब हम पहले ही बता दिए हैं। ये मान लीजिए, ये हम पराग कोष बना रहे हैं, ये देखिए, ये बीच वाला भाग है ईओजी या कनेक्टिव, ये 2 पार्ट में बटा है, इसको पाली कहते हैं, पाली या एंथर लोब्स कहते हैं, एंथर लोब्स।
लोब्स, ठीक। अब प्रत्येक पाली में चैम्बर दो दो होते हैं। इस तरह से एंथर में चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4 चैम्बर्ड। अब 4 चैम्बर्ड एंथर को कहते हैं डाइथिकस, ठीक है। तो यही तो बताया है, 4 चैम्बर्ड जो होता है एंथर उसको डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस एंथर में ये चैम्बर की संख्या 4 होगी। अब मोनोथिकस में एक ही पाली होगा और इस पे चैम्बर की संख्या 2 होगी। तो इस तरह के एंथर को बोलेंगे मोनोथिकस। मालवेसी में ये मिलता है। अब इंसर्शन ऑफ एंथर, माने एंथर जुड़े कैसे होते हैं फिलामेंट से या पुंतंतु से परागकोश किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसके आधार पे भी स्टेबल कई तरह के होते हैं। तो वो देख लेते हैं। ऐसे ये परागकोश है, इसके आधार से बेस से जुड़े हों, ये एंथर है, इसके बेस से ऐसे जुड़े हों, फिलामेंट ऐसे जुड़ा हो, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इस एंथर के आधार से ये फिलामेंट जुड़ा है, तब इस स्थिति को कहेंगे बेसी फिक्स्ड। बेस से जुड़ा है, बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड, ठीक। अब ये एंथर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लंबाई में इसके जब फिलामेंट जुड़े होते हैं तब इसको कहेंगे एडनेट, एडनेट, ठीक। अब देखिए ये एंथर है, एंथर इसके डार्सल साइड में, डार्सल साइड में पृष्ठ भाग से, ये देखिए ये मान लीजिए वेंट्रल साइड है, ये डार्सल साइड, तो इसके पृष्ठ भाग से ऐसे जब फिलामेंट जुड़ा होगा तब उसको कहेंगे, पृष्ठ भाग से जब फिलामेंट या पुंतंत्र जुड़ा होगा तब इसको कहेंगे डार्सी फिक्स्ड। क्या बोलेंगे? डार्सी फिक्स्ड कहेंगे, डार्सी फिक्स्ड। अच्छा, घास वगैरह का जो परिवार होता है उसको फैमिली ग्रेमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेमिनी या पोएसी कहते हैं। पोएसी में घास या अनाजों का जो परिवार होता है उसको फैमिली ग्रेमिनी कहते हैं। उसमें जो एंथर होता है वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। ये मान लीजिए एंथर हो गया, एंथर एक पॉइंट पे फिलामेंट जुड़ा होता है, एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे ये पुंतंत्र जुड़ा होता है और जब हवा चलता है तो ये आपस में ऐसे डोलता है। इसको मुक्त दोलनी या वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल ये कंडीशन एंथर का कहते हैं, ठीक है। जो फैमिली ग्रेमिनी या फैमिली पोएसी जो घासों का या अनाजों का परिवार है उसमें इस तरह का एंथर देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये एंथर का पूरा डिटेल रहा, एंथर कर रहे हैं एंड्रोसियम का पूरा डिटेल रहा। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलते हैं, यहाँ तक कि मैंने तो कई बार 5 बार टीजीटी का परीक्षा दिया, 5 बार क्लियर भी हुआ। तो मैंने ये देखा कि हर बार ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कायदे से आप पढ़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके और पूरा वीडियो देख करके उसको अपने कॉपी पे नोट बना लीजिए, तो आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे और भविष्य में उसको दोहराने में भी सहायता होगी। मैं इस बात को बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये इतने सारे टर्म है, इतने सारे शब्द हैं, भूल जाते हैं। तो जब तक आप नोट नहीं करेंगे, उसको बार बार दोहराएंगे नहीं, बार बार समझेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख करके उसका नोट जरूर बना लीजिए और वीडियो को देखने के बाद आप जरूर हमको ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जिनको अच्छी कोचिंग बिल्कुल नहीं मिल पाती। यदि उनमें से एक भी बच्चा मेरे वीडियो के द्वारा लाभान्वित होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगा और ऐसा मानूंगा कि मेरी मेहनत सध गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और
पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।